वेलकम टू जी.एम. पाटिल्स बायोलॉजी क्लासेस। आज हम सर्कुलेशन टॉपिक शुरू करेंगे। ये ह्यूमन एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए भी। नाउ दिस सर्कुलेशन इट इज नथिंग बट इट इज द फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अभी बॉडी फ्लूइड्स मीन्स व्हाट? बॉडी फ्लूइड्स मीन्स द फ्लूइड्स विच फ्लो इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। ये दोनों मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू के टाइप से और ये अपने बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आते हैं। सो दिस थ्रू दिस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये फ्लो होते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स। नाउ दिस फ्रॉम दिस टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से अबाउट द ब्लड। अभी ब्लड इट इज नथिंग बट इट इज द चीफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी में ब्लड चीफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म करता है। दैट मीन्स all the essential nutrients are carried from alimentary canal to cells by blood. All the waste material carried from cells to different organs, excretory organs by blood. So it is a cheap transport system. It is also important for defense mechanism. ये blood में बहुत से ऐसे cells रहते हैं जो अपनी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि इसलिए ब्लड अपने डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नाउ इस ब्लड, आपको पता है कि ब्लड का जो कलर है वो ब्राइट रेड रहता है। ब्लड हैज अ ब्राइट रेड कलर व्हेन इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड इट इज डार्क रेड व्हेन इट इज डीऑक्सीजनेटेड। जब अब अगर ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाए तो ये 1.0 to 1.04 to 1.07 रहती है। दैट मींस इट इज ग्रेटर देन वाटर। Again, the viscosity of blood it is 4.2 to 5.2 times greater than that of the water. Blood का pH अगर देखा जाए तो ये 7.3 to 7.4 रहता है। That means it has a slightly alkaline pH. It makes about 7 to 8% of total body weight. अपने बॉडी का जितना वेट रहता है उसमें से ब्लड ने 7 to 8% वेट फॉर्म किया है। Now, ब्लड का वॉल्यूम अगर देखा जाए तो मेल में ब्लड का वॉल्यूम रहता है 6 लीटर्स एंड फीमेल में ब्लड का वॉल्यूम रहता है 5 लीटर्स। यानी कि फीमेल्स में ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू द मेल्स। ब्लड एक विस्कस फ्लूइड है। ब्लड जो है अपने बॉडी के अंदर ही बनता है। ब्लड के सबसे पहले अगर देखा जाए तो ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है प्लाज्मा और सेकंड कंपाउंड होता है ब्लड सेल्स। अब ये जो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन रहता है। ब्लड में प्लाज्मा जो रहता है इसका प्लाज्मा ने 55% पार्ट फॉर्म किया है, यानी कि 45% ब्लड सेल्स रहते हैं। अब ये प्लाज्मा जो रहता है ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रहता है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्लियर फ्लूइड। इट फॉर्म्स 5% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। अपने बॉडी वेट के 5% वेट प्लाज्मा ने फॉर्म किया है। अभी ये प्लाज्मा का जो कॉम्पोजिशन है, प्लाज्मा में क्या क्या रहता है? सबसे ज्यादा प्लाज्मा में वाटर रहता है। वाटर का परसेंटेज जो रहता है प्लाज्मा में वो रहता है 90 to 92%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि प्लाज्मा में वाटर ज्यादा रहता है, इसलिए अपने बॉडी के सभी सेल्स मॉइस्ट रहते हैं। अपने बॉडी के सेल्स में वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने के लिए सेल्स मॉइस्ट रहना बहुत जरूरी है और ये मॉइस्ट रखने का काम ये वाटर करता है जो प्लाज्मा में होता है। तो उसके बाद सेकेंडली देखा जाए तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहते हैं। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में सोडियम रहता है, पोटेशियम, यानी कि ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में रहते हैं। वैसे और भी क्लोराइड आयंस भी रहते हैं। तो ये सब आयंस, ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहते हैं ये आयंस के फॉर्म में रहते हैं या तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और ये प्लाज्मा की अल्कलिनिटी, प्लाज्मा को अल्कलिनिटी मेंटेन करने का काम ये करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपोनेंट में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में दो पार्ट हम देख सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स
and anticoagulants. Plasma proteins and anticoagulants. So प्लाज्मा प्रोटीन्स अगर देखा जाए तो 7 to 8% पार्ट जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन ने फॉर्म किया है. So this 7 to 8%, they are present about 7 to 8%, 90 to 92% water, 0.9% inorganic substances, and 7 to 8% colloidal particles which are present in the form of proteins. ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है 4 टाइप्स के रहते हैं: अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन. नाउ दिस अल्बुमिन, ये अल्बुमिन जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन रहता है. अल्बुमिन इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन synthesized in liver. Albumin maintain the osmotic pressure in plasma. प्लाज्मा में osmotic pressure maintain करने का काम अल्बुमिन करता है. Means it maintain the concentration of plasma, means it maintain the viscosity of plasma, means it maintain the blood pressure of plasma. और इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्बुमिन इज अ प्रोटीन विच मेंटेन द ब्लड प्रेशर. जो लोग अपने डाइट में प्रोटीन्स कम लेते हैं उनको लो बीपी का प्रॉब्लम होता है, तो ये अल्बुमिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है. इसलिए अपने डाइट में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ले तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रह सकता है. नाउ सो इसके अलावा अल्बुमिन जो है, अल्बुमिन इट मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन इन द सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड्स. अपने सेल्स में और टिश्यू फ्लूइड्स में ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करने का काम भी अल्बुमिन करता है. Means this osmoregulation means what? It maintains what? Osmoregulation is the process in which water and salt balance is maintained to regulate the homeostasis of internal environment. अभी water and salt balance, अभी you know that we have number of cells in our body. ये मैंने सेल निकाले जो अपनी बॉडी के अंदर, और ये सेल्स के बीच में, सेल्स के सराउंडिंग में ये जो है ये सब टिश्यू फ्लूइड है. ये टिश्यू फ्लूइड है. ये सेल्स के सराउंडिंग में टिश्यू फ्लूइड है. अभी ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये टिश्यू फ्लूइड और सेल्स, ये दोनों में अगर वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन रहा तो इसको हम ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं. अगर ऑस्मोरेगुलेशन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? या तो सेल्स कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं या तो बॉडी फ्लूइड्स कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं. अगर समझो सेल्स कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का ज्यादा हुआ तो क्या होगा? सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होता है तो सेल्स बॉडी फ्लूइड से वाटर एब्सॉर्ब करेंगे. अभी सेल की साइज समझो इतनी है, बॉडी फ्लूइड को एब्सॉर्ब करने के बाद सेल की साइज बढ़ जाएगी, सेल्स स्वेल हो जाएंगी, और इस स्वेलिंग कंडीशन में, स्वेलिंग कंडीशन आने के बाद सेल्स बर्स्ट हो जाएंगे. अगर बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा तो क्या होगा? बॉडी फ्लूइड सेल से वाटर एब्सॉर्ब करेंगे. सेल से वाटर एब्सॉर्ब करने के बाद बॉडी सेल्स का जो साइज है वो कम हो जाएगा, मींस सेल्स विल श्रिंक, and in such shrink conditions cells never show their function. So to avoid both these conditions, osmoregulation is very essential. Osmoregulation prevents the dilution and the concentration of the body fluids as well as the cells. तो ये हुआ एल्बुमिन के बारे में. अभी हम देखेंगे ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन 1.3 to 2.5% प्रेजेंट रहता है. ग्लोबुलिन में 4 टाइप्स होते हैं. पहला होता है अल्फा ग्लोबुलिन. Alpha globulin, it shows inhibitory effect on enzyme trypsin and compound cartilage. एंजाइम ट्रिप्सिन, ये जो ट्रिप्सिन है ये एक्टिव प्रोटीन है. ये प्रोटीन का डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन. तो ये ट्रिप्सिन को इनएक्टिवेट करने का काम अल्फा ग्लोबुलिन करता है. साथ में कंपाउंड कार्टिलेज को भी इनएक्टिव करता है. यू नो दैट कार्टिलेज व्हिच इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स. अल्फा 2 ग्लोबुलिन, ये अल्फा 2 ग्लोबुलिन जो रहता है ये एंटी प्रोटीएज एक्शन दिखाता है. अभी एंटी प्रोटीएज एक्शन मींस व्हाट हियर? सो दिस प्रोटीएज इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन हियर. प्रोटीन के डाइजेशन में प्रोटीन से प्रोटीएज बनता है और बाद में अमीनो एसिड्स बनते हैं. तो ये एंटी प्रोटीएज एक्शन दिखाता है अल्फा 2 ग्लोबुलिन.
बीटा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन कैरियर ऑफ insoluble fats, soluble vitamins and iron. हम डाइट में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उनको कैरी करने में यानी कि इसमें ये न्यूट्रिएंट्स में जो इनसोल्युबल फैट्स रहते हैं, सोल्युबल विटामिन रहते हैं और आयरन रहता है, इनको कैरी करने के लिए ये बीटा ग्लोबुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन में अगर देखा जाए तो गामा ग्लोबुलिन को ये हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। ये एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम द टॉक्सिक सब्सटेंस, फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस। एंटीबॉडीज जो है वो हमारे प्लाज्मा सेल जो रहते हैं अपनी बॉडी में, यानी कि हमारे बॉडी में दो टाइप्स की इम्यूनिटी रहती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारे बॉडी में रहती है, तो ह्यूमरल क्यों बोलते हैं उनको? जब सेल का सिक्रीशन इम्यूनिटी मेंटेन करता है तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, और जब खुद सेल्स इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है प्लाज्मा सेल से आती है। प्लाज्मा सेल्स, one plasma cells can produce 2000 antibodies per second, and these antibodies are very important for protection of our body from the foreign substances. ये एंटीबॉडीज फॉरेन सब्सटेंसेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। हमारी बॉडी में जितने एंटीबॉडीज ज़्यादा रही उतनी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, और ये बहुत इसेंशियल है। Now, so this is all about the globulin. Now, the third protein, fibrinogen. ये जो फाइब्रोजिन है, it is the largest it is one of the largest plasma protein. फाइब्रोजिन is very important for blood clotting. ये फाइब्रोजिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइब्रोजिन का कन्वर्जन फाइब्रिन थ्रेड्स में किया जाता है बाय एक्टिव थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन जो रहता है ये फाइब्रोजिन का कन्वर्जन फाइब्रिन थ्रेड्स में करता है ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे, और प्रोथ्रोम्बिन का भी रोल ब्लड क्लॉटिंग का ही है, लेकिन इसमें अलग अलग फंक्शन है दोनों के। फाइब्रोजिन जो है इसका कन्वर्जन फाइब्रिन थ्रेड्स में होता है, और ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो रहता है, प्रोथ्रोम्बिन फर्स्ट स्टेप में पार्ट लेता है ब्लड क्लॉटिंग की। ये प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड प्रोथ्रोम्बिनेज। तो दोनों जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये दोनों, वैसे ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक हमें इसी लेसन में आगे देखना है, तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग को 3 से 8 मिनट लगते हैं ब्लड को क्लॉट होने में। ब्लड क्लॉटिंग अपनी बॉडी का अनड्यू ब्लड का लॉस, प्रिवेंट द अनड्यू लॉस ऑफ ब्लड। अभी इस तरह से प्लाज्मा प्रोटीन्स के बाद हम देखेंगे एंटीकोएगुलेंट्स। अभी एंटीकोएगुलेंट्स का अगर देखा जाए तो हिपैरिन इज अ कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी व्हिच प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अभी कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली हिपैरिन इज अ प्रोटीन, लेकिन हिपैरिन ये पॉलीसैकेराइड भी है, यानी कि पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड मींस you know that they are the carbohydrate, means it is a complex form of carbohydrate and protein, we can say. heparin ये अपने ब्लड में जब ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड को ब्लड में कोएगुलेशन प्रिवेंट करने का काम हेपेरिन करता है। ब्लड में ब्लड जब फ्लो होता है तो उसको डाइल्यूट फॉर्म में रखने का काम हेपेरिन करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड में ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो हम वैसे ही रह जाएंगे, हमारा ब्लड तो स्टॉप हो जाएगा। तो हेपेरिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एंटीकोएगुलेशन प्रोसेस, इट प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। हेपेरिन के साथ में और हिरोडिन और कॉमेरिन, ये दोनों एंटीकोएगुलेंट है, सम अदर एंटीकोएगुलेंट्स। तो हिरोडिन जो है वो लीच जो रहता है, लीच से हिरोडिन बनता है। तो और ये कॉमेरिन जो रहता है, ये कॉमेरिन प्लांट ओरिजिन है। ये कॉमेरिन को डाइकोमेरोल भी बोलते हैं, और ये विटामिन के जैसा एक्ट होता है। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट में हमने प्रोटीन्स और एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में देखा। उसके बाद प्लाज्मा में रहते हैं डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। अभी वी नो दैट दिस इन द वी टेक द फूड थ्रू माउथ। फूड लेने के बाद अपना फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखा जाए तो
कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ग्लूकोज में होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। प्रोटीन्स का डाइजेशन अमीनो एसिड्स में होता है, और फैट्स का डाइजेशन फैटी एसिड ग्लिसरॉल में होता है। तो ये सभी डाइजेस्टेड फूड जो है, ये सभी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट जो है, ये न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्री कैनाल से डिफरेंट सेल तक ले जाने का काम प्लाज्मा करता है। तो ये होते हैं इसमें डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। एक्सक्रीटरी वेस्ट, अभी अपने सेल्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, समझो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा कैरी करता है, यानी कि ब्लड कैरी करता है लंग्स की तरफ। लंग्स से फिर वो हम एक्सपायरेशन से रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा एक्सपायरेशन प्रोसेस छोड़ देते हैं। साथ ही जो अमाइनो एसिड्स है, वो अमाइनो एसिड्स का डीअमाइनेशन होने के बाद अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अपने जो थाई मसल्स रहते हैं, अपने थाई मसल्स में मैक्सिमम अमोनिया प्रोडक्शन होता है। ये थाई मसल्स जो है, यहाँ से तो अमोनिया है, ये अमोनिया ब्लड में जाके अपने लीवर तक आता है। लीवर में आने के बाद ये अमोनिया जो है, अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में होता है, और फिर वो यूरिया ब्लड द्वारा अपने किडनी की तरफ जाता है, और फिर ये किडनी में ये यूरिया का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो ये जो प्लाज्मा है, ये इसकी तरह वेस्ट को कैरी करने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। तो किडनी में यूरिया का एक्सट्रैक्ट होने के बाद फिर उससे यूरिन प्रोड्यूस होता है, जो अपन बाहर बाहर निकाल देते हैं। सो दिस excretory waste are also present in the plasma. Then defense compounds, immunoglobulins here. So this plasma में some defense compound रहते हैं, जैसे कि immunoglobulin, जस्ट मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन। लाइसोजाइम, अभी लाइसोजाइम का अगर देखा जाए तो ये लाइसोजाइम रहता है, ये अपने टीयर्स में रहता है। ये लाइसोजाइम जो रहता है अपने टीयर्स में रहता है, और ये लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दिस इट प्रोटेक्ट द आईज। जब अपने आई में कोई मच्छर गया तो बहुत ज्यादा मात्रा में जलन होती है। हम जब कोई गाड़ी चलाते होते हैं और अचानक अपने आई में कुछ चला गया तो हम रुक जाते हैं एक पल के लिए, क्योंकि जलन ज्यादा होती है। लेकिन उस टाइप पे जलन क्यों होती है, तो ये लाइसोजाइम रहता है। ये लाइसोजाइम वो मच्छर को किल करता है, यानी कि इट किल द डिस्ट्रॉयड द पैथोजेंस के। तो ये भी प्लाज्मा कैरी करने का काम करता है। सो दिस प्लाज्मा contain all these components here. So this water, it contain inorganic salts, it contain organic compounds, it contain digestive nutrients, excretory waste, and it also contains some different compounds here. So defense compound. तो इस तरह से ब्लड की कॉम्पोजिशन में प्लाज्मा के बारे में हम इतना सब कुछ देख सकते हैं। अभी आपको इसका स्टडी कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले ब्लड के बारे में देखना होगा। ब्लड पे ये जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़नी होगी, और फिर प्लाज्मा में मैंने इसलिए आपको ऐसा इसके टी डायग्राम के निकाल के आपको ये पढ़ाने की कोशिश की है। और इस तरह से अगर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से देखा तो आपको ये जल्दी इसका आप लर्न कर सकते हैं। नाउ सो दिस प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अब ये ब्लड सेल्स को अगर देखा जाए तो ब्लड सेल्स के 3 टाइप्स रहते हैं, आरबीसीज, WBCs and blood platelets. RBCs, RBCs को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। RBCs और इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स फर्स्ट, सेकंड WBCs, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, एंड थर्ड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये 3 टाइप्स के सेल्स अपने बॉडी के अंदर रहते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। जब कभी हम ब्लड का टेस्टिंग करते हैं तो उसमें रिपोर्ट में ये सब आता है कि इसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे आरबीसीज कम या ज्यादा है, डब्ल्यूबीसीज कम या ज्यादा है। डब्ल्यूबीसीज के और 5 टाइप हमें देखने हैं, तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, एंड दिस ब्लड सेल जो है, ये ब्लड सेल्स इसका बहुत डीपर पोर्शन है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अच्छी तरह से समझ में आया, तो आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में इसको शेयर करें,
ताकि अगले जो लिंक है, अगले जो टॉपिक्स है, अगले जो लेसन है, आपको अच्छी तरह से आप इसको देख सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।